हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम। ये है अपना मॉडल पेपर नंबर 8, 8वां। और सीरीज की बात करें तो ये अपना 30वां पार्ट है ना, 30th पार्ट। तो इसमें आज की जो क्लास है मॉडल पेपर, जैसे हम प्रत्येक मॉडल पेपर को दो दो भागों में करते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो 8वें मॉडल पेपर का ये पार्ट 1 है, जिसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न करेंगे, रिक्त स्थान वाले प्रश्न करेंगे, अति लघुतरात्मक प्रश्न करेंगे और लघुतरात्मक प्रश्न भी हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं मॉडल नंबर 8 को और एक एक करके सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखो कि पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके सामने, आंसर देना है आपको रोज की तरह। आज भी जिन जिन क्वेश्चंस का आता है ना, खाली सुनिए मत बैठ करके, और आप लोग बातें भी करते रहते हैं, थोड़ा सा क्लास की तरफ भी ध्यान दें और आंसर देते रहिएगा। निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। लिखना कैसे, वो मैंने आपको पहली जो क्लास थी उसमें बता दिया था। प्रश्न यह है कि कविता के बहाने कविता का उद्देश्य क्या है। कविता के बहाने कविता में 3 चीजों के साथ में कविता की तुलना की गई है। उसमें से 2 के साथ तो तुलना की गई और 1 के साथ समानता दर्शाई है। कविता के बहाने, है ना। पहला देखो, तो इसमें क्या है। ऑप्शन 1 है कि यांत्रिकता के दबाव में कविता का अस्तित्व रहेगा, या फिर कविता में केवल दिखावा मात्र है, या वर्तमान में कविता के वजूद के प्रति आशंका अथवा कविता कोरी कल्पना मात्र है। तो इस कविता में वर्तमान में कविता के वजूद के प्रति जो आशंका है उस पर जो है वो बात की हुई है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन इसका स। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सूर्योदय के साथ साथ गांव की सुबह के एक जीवंत परिवेश की कल्पना की गई है, कैसे। ऑप्शन 1 है वहां सेल है। ऑप्शन 2 है कि राख से लिपा हुआ चौका है। ऑप्शन 3 है स्लेट पर चाक मलते अदृश्य बच्चों के हाथ हैं, या फिर उपर्युक्त सभी। तो याद करिए कि उषा कविता में, है ना, कवि जब वहां पे एक जो भोर का आसमान है उसको दिखाता है, तो वहां पर जो स्लेट है ना, उस स्लेट को ऐसा एक दृश्य कवि के मन में आता है कि जैसे स्लेट जो कि काली होती है, उस काली स्लेट पर किसी ने, अदृश्य बच्चे ने अपने हाथों से उस पर जो है वो चाक मल दी गई हो। नेक्स्ट दूसरा है कि जगदम्बा हरि आनी अबसठ चाहत कल्याण, पंक्ति में कुंभकर्ण ने जगदम्बा किसे कहा है। तो देखिए कि जब जो युद्ध चल रहा था उसमें जब लक्ष्मण घायल हो जाता है और लक्ष्मण को संजीवनी देने के बाद पुनः जीवित हो जाता है, होश में आता है, तो रावण ये सुनते ही तिलमिला उठता है और वो अपने भाई कुंभकर्ण के पास जाता है, उसे जगाता है और सारी घटना बताता है। तो कुंभकर्ण उसे उल्टा ये कहता है कि जगदम्बा हरि आनी, कि तूने जगदम्बा का हरण किया और अब भी तुम अपना कल्याण चाहते हो। तो यहाँ पे जगदम्बा किसे कहा है, तो वो माता सीता को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न है, लेखिका ने भ्रमण की भी एकांत साथिन किसे कहा है। महादेवी वर्मा ने भक्तिन पाठ से ये प्रश्न लिया हुआ है कि जब भी वो कहीं भी जाती थी हमेशा छाया के समान उसके साथ कौन रहता था, एकांत में भी एक साथिन के समान कौन उसके साथ रहता था। तो राइट आंसर रहेगा भक्तिन जो है वो हमेशा उसके साथ रहती थी। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि अगर हम जरूरत को तय कर बाजार में जाने की बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है कौन। असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या या उपयुक्त सभी। तो तृष्णा जो है ना, तृष्णा माने इच्छा, चाह जो भी बुझी नहीं है, हम हर चीज प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो हम जरूरत को तय करके बाजार जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस जाते हैं, तो हमें सदा के लिए बेकार कर सकता है कौन। तो यहाँ पे तृष्णा इसका सही जवाब रहेगा, ईर्ष्या नहीं है। राइट आंसर है तृष्णा। नेक्स्ट देखो, अगला है कि आज के युग की क्या विडंबना है। ऑप्शन 1 जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषकों की कमी है, देश में जातिवाद नहीं है, अथवा जातिवाद के पोषक समर्थन नहीं करते। तो ऑप्शन ए है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आज भी जातिवाद को बढ़ावा देने वाले कई सारी चीजें मिल जाएगी, उसके जो पोषक हैं वो कम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा की लिपि नहीं है। देवनागरी लिपि कौन सी भाषा की लिपि नहीं है। हिंदी की देवनागरी लिपि है, मराठी की लिपि देवनागरी है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है और नेपाली की लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला कि प्रधानमंत्री के सामने सबके मुंह सीले पड़े हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति बोल नहीं रहा। सीले का मतलब ऐसा नहीं सीले हुए नहीं है, लेकिन सीले का पड़ा मतलब कोई भी नहीं बोल रहा है, चुप है। तो इस वाक्य में कौन से शब्द शक्ति है। अब यहाँ पे सीलने
का हमें लाक्षणिक अर्थ, लक्षणा के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है वो व्यंजना शब्द शक्ति भी है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि अर्थ में व्यंजना है, अर्थ के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण करना पड़ रहा है, इसलिए आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति है। नेक्स्ट देखो, आज कौन से वर्ग ने मीडिया के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर प्रवेश किया है? ऑप्शन है कृषक वर्ग, मजदूर वर्ग, पूंजीपति वर्ग या सैन्य वर्ग। तो पूंजीपति वर्ग भाई हर क्षेत्र में आज तो फैल चुका है, तो सही जवाब रहेगा पूंजीपति वर्ग। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि आज पत्रकारिता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ साइट कौन सी है? तो पत्रकारिता की सर्वश्रेष्ठ साइट जो है वो बीबीसी है। बीबीसी वर्ल्ड लेवल पर इसके अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से, राष्ट्रों के हिसाब से इसके समाचार प्रसारित होते हैं। अगला प्रश्न है कि यशोधर बाबू का सारा संयुक्त परिवार बिखर गया था, किस कारण से? क्यों बिखर गया यशोधर बाबू का परिवार? आर्थिक दृष्टि के कारण, एक तरफा लगाव के कारण, पत्नी और बच्चों की उपेक्षा के कारण या सामाजिक परंपराओं के कारण? तो इस प्रश्न का सही जवाब है पत्नी और बच्चों की उपेक्षा के कारण उनका परिवार बिखर गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला है 12वां कि लेखक को किस कारण ऐसा लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं। जब लेखक स्कूल जाने लगा तो वहां पे ऐसी क्या चीज हुई कि अब उसे बहुत ज्यादा आनंद आने लगा, एक प्रकार से ऐसा लगा जैसे उसके पंख लगाए हैं, वो उड़ने लगा है। कक्षा का मॉनिटर बनाने के कारण, बसंत पाटिल की मित्रता के कारण, पाठशाला समारोह में उसकी कविता गंवाने के कारण, मतलब उससे कविता गंवाई गई, या फिर पढ़ाई में होशियार होने के कारण। तो पाठशाला में जब उससे उसकी कविता, उसकी खुद की लिखी हुई कविता जब उससे पढ़वाई गई तो ऐसा लगा जैसे उसके पंख निकल आए हैं। अब देखो रिक्त स्थान के प्रश्न है। ऐनक हो तो कौन सा आपको कुछ दिखाई देता है, मतलब व्यंग किया गया है। ऐसा कहा ना कि भाई अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मेरे ऐनक नहीं है, तो क्या ऐनक होते हैं तब आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? तो वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? व्यंजना शब्द शक्ति है। अगला देखो कि हिंदी को संविधान सभा ने को भारत की राजभाषा स्वीकार किया था। तो हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को इसे हमारी राजभाषा जो घोषित किया था, इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और हो रिक्त स्थान, वहां संदेह अलंकार होता है। तो वहां पे क्या हो जाती है, वहां पे निश्चय नहीं हो पाता कि ये है कि वो है, तो वहां पे संदेह अलंकार होता है। सादृश्यता के कारण मतलब दोनों समान चीजें दिखाई देती है, जैसे अंधेरा हो और वहां पे आपको रस्सी पड़ी है कि सांप है, अगर दोनों में ऐसा आपको अंतर महसूस नहीं हो, संदेह बना रहे, निश्चय नहीं हो पाए कि वास्तव में कौन है, तो वहां पे संदेह अलंकार होता है। नेक्स्ट है कपि करी हृदय विचार, दिन मुद्रिका डारी तब, जानी अशोक अंगार, दिन हर्षि उठकर गहूं। काव्य पंक्तियों में अलंकार है। तो कपि करी हृदय विचार, कपि ने मैंने हनुमान जी ने हृदय में विचार करके वो जो मुद्रिका थी वो मुख में डाली, है ना। तो अब यहाँ पे बताइए कि अलंकार कौन सा है? तो भ्रांतिमान अलंकार है, क्योंकि भ्रांति हो गई कि वो जो वहाँ पे जो पड़ी तो अंगारा पड़ा कि वो ऊपर से अशोक के पेड़ से, या फिर वो क्या था ऐसे, तो भ्रांतिमान अलंकार है। युद्ध विराम को हिंदी में क्या कहते हैं? तो युद्ध विराम का पारिभाषिक शब्द जो है वो हिंदी में है सीज फायर। तो आप इसका राइट आंसर इसका लिखेंगे सीज फायर, CEASEFIRE, सीज फायर। नेक्स्ट है कॉन्फेडरेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या होता है? तो कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है संघ, है ना। कॉन्फेडरेशन मतलब संघ, जैसे राज्यों का संघ, भारतीय राज्यों का एक संघ है, तो संघ इसका आंसर रहता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक गद्यांश यहाँ पे दिया हुआ, चलो हम पढ़ लेते हैं जल्दी से और फिर इसके देते हैं आंसर। क्या लिखा है कि समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की ओर ले जाती है। कौन ले जाती है? समय। जो लोग इस धन को संचित रीति से बरतते हैं वे शारीरिक सुख और आत्मिक आनंद प्राप्त करते हैं। इसी समय संपत्ति के सदुपयोग से एक जंगली मनुष्य देवता स्वरूप बन जाता है। इसी के द्वारा मूर्ख विद्वान बन जाता है, निर्धन धनवान बन जाता है और अनुभवी बन सकता है। संतोष, हर्ष और सुख तब तक मनुष्य को प्राप्त नहीं होता जब तक कि वह उचित तरीके से अथवा उचित रीति से समय का सदुपयोग नहीं करता है। समय निसंदेह एक रत्न राशि है जो कोई उसे अपरिमित और
और अगणित रूप से अंधाधुंध व्यय करता है तो वह दिन दिन अकिंचित रिक्त हस्त और दरिद्र होता है। वह आजीवन खिन्न और समय को कोसता रहता है। सच तो यह है कि समय का सदुपयोग करना आत्मोन्नति और उसे नष्ट करना एक प्रकार की आत्महत्या है। तो यहाँ पे समय की बात करिए भाई, तो यहाँ पे उचित शीर्षक भी पूछा जाएगा, तो आप देखो क्या लिखते हो। तो देखो कि समय का सदुपयोग करने से क्या लाभ होता है बताइए। तो समय का सदुपयोग करने से व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकता है, और समय का दुरुपयोग करने से व्यक्ति जैसे आत्महत्या के समान है उसके लिए। तो समय एक ऐसी संपत्ति है जिसका सदुपयोग करने से मूर्ख, निर्धन और कमजोर व्यक्ति को भी विद्या, धन, आत्मबल और आनंद मिलता है। आप यहाँ पे देखो कि समय का सदुपयोग करने से, आप यहाँ देखिए कि एक व्यक्ति जो है ना, समय का सदुपयोग करने से मूर्ख व्यक्ति विद्वान बन जाता है, निर्धन व्यक्ति धनवान बन जाता है और अनुभव प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या लिखा है कि काल शब्द का पर्यायवाची शब्द गद्यांश में से छांट करके लिखिए। तो काल का मतलब होता है बच्चों, काल का पर्यायवाची शब्द है समय। यहाँ पे समय की बात करिए ओवरऑल पूरे इस गद्यांश में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य आजीवन खिन्न कब रहता है। खिन्न मैंने उदास, खिन्न मैंने दुख भरा हुआ, ऐसे खिन्न। तो मनुष्य जब समय का सदुपयोग नहीं करता है तो आजीवन वो खिन्न रहता है। अगला क्वेश्चन है कि समय का दुरुपयोग करने से मनुष्य को क्या हानि होती है। तो मनुष्य जब समय का दुरुपयोग करता है तो समय का दुरुपयोग करने से मनुष्य शारीरिक सुख और आत्मिक आनंद प्राप्त करने से वंचित हो जाता है। और प्रश्न है नेक्स्ट है कि समय रूपी संपत्ति किससे किसको मिली है। तो समय रूपी संपत्ति जो है ये प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की ओर से मिली है, भगवान की ओर से मिली है। और अंतिम प्रश्न है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक जो है वो क्या रहेगा। तो इसका उपयुक्त शीर्षक रहेगा समय का सदुपयोग, समय का महत्व, ऐसा भी लिख सकते हैं, समय का महत्व, समय का सदुपयोग। ठीक है, ये रहेगा अपना। अब नेक्स्ट है एक अपठित पद्यांश है जिसको भी पढ़ करके हमें प्रश्नों के आंसर देने हैं। मैं पढ़ लेता हूं एक बार फटाफट से, फिर इसके आंसर करते हैं। क्या लिखा है कि विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। आगे लिखा कि हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब जो इंसान के काम आता है वही इंसान है। अगर खुद ही अपने लिए जी रहा है तो वो तो पशु भी अपने लिए करते हैं। यहाँ पे कवि क्या कह रहा है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। आइए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि विचार लो कि मर्त्य है, इससे कवि का क्या तात्पर्य है। मर्त्य मैंने जो नाशवान है, तो यहाँ पे इसका तात्पर्य क्या है। तो देखो कवि के कथन का तात्पर्य यह है कि मानव मरणशील है, नाशवान है, उसकी मृत्यु निश्चित है। जब एक न एक दिन उसे मरना ही है तो उसे मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पशु प्रवृत्ति क्या बताई गई है। तो पशु क्या करते हैं भाई, अपने लिए जीते हैं, चारा खाते हैं, नींद लेते हैं, बस यही काम उनका है। तो पशु को केवल अपने पेट की चिंता रहती है। इसी प्रकार केवल स्वार्थ की चिंता करना और अपना ही काम साधना पशु प्रवृत्ति बताई गई है। नेक्स्ट है कि उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूंजती, सृष्टि में किसकी कीर्ति का प्रसार होता है। तो देखो कि जो व्यक्ति उदारता से सभी का भला करता है, अपनत्व और मानवता का आचरण करता है, सृष्टि में उसी की कीर्ति का प्रसार होता है। अगला क्वेश्चन है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति में कौन सा भाव निहित है। तो इस पंक्ति में भाव है, इसका मूल भाव यह है कि मानव को सभी से आत्मीयता और प्रेम भाव रखकर उदारता, दया, क्षमा, सहानुभूति और परोपकार में संलग्न रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कवि के अनुसार मनुष्यता क्या है, मानवता क्या है। तो कवि के अनुसार जो परोपकार से युक्त होकर मानव का कल्याण करे वही मनुष्यता है, वही मानवता है। और अगला क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न है कि प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक है मनुष्यता या मानवता। अब देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको तकरीबन 40 शब्दों में देने हैं। तो पहला क्या है, प्रिंट मीडिया
और रेडियो संचार माध्यमों से संबंधित दो दो कमियां बताइए। प्रिंट मीडिया क्या होता है कि जिसमें समाचार पत्र आते हैं, जिसमें पत्रिकाएं आती है, और रेडियो हमने सबने रेडियो सब आप जानते हैं, तो रेडियो पे जो समाचार प्रसारित होते हैं उसकी दो कमियां और प्रिंट मीडिया की दो कमियां बतानी है। तो प्रिंट मीडिया की कमी है कि यह अनपढ़ लोगों के काम का नहीं है, क्योंकि भाई अनपढ़ व्यक्ति उसको पढ़ नहीं सकता, उसमें तो लिखा हुआ है। अगर किसी को समाचार की जानकारी लेनी है तो उसे पढ़ना पड़ेगा, तो अनपढ़ लोगों के काम का नहीं है। दूसरा, एवं गलतियां और अशुद्धियों के लिए अगले अंक तक इंतजार करना पड़ेगा। अगर कोई उसमें प्रिंटिंग में कोई मिस्टेक हो गई तो उसे जल्दी से फिर से सुधारा नहीं जा सकता जब तक अगला उसका अंक नहीं आ जाए, प्रकाशन नहीं आ जाए, उसमें लिखा हुआ मिलेगा कि भाई कल हमारे इस अंक में यहाँ पे गलती हुई थी। तो ये कमी हो गई। अब जहां तक रेडियो की बात है, तो रेडियो माध्यम में भाषा वर्तनी की अशुद्धता और लंबे वाक्यों और जटिल संख्याओं का प्रयोग करना प्रमुख कमी के अंतर्गत आता है। तो ये कमियां रहती है रेडियो समाचार की। नेक्स्ट प्रश्न है कि रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है। तो देखो, कवि ने रचना कर्म, कविता अथवा काव्य को रस का अक्षय पात्र बताया है। अक्षय पात्र जो कभी खर्च नहीं हो। अक्षय पात्र से आशय कभी न खाली होने वाला कवि की कविता या काव्य के रस और भाव का आस्वाद सदा सर्वदा होता है। रचना कर्म की ये विशेषता होती है कि उसकी स्थिति कालजयी होती है, मतलब एक बार कोई कविता लिख दी तो वो युगों युगों तक पढ़ी जाएगी। उसका जो सौंदर्य है, उसका जो भाव है, वो कभी समाप्त नहीं होता है, तथा शताब्दियों तक पाठक उससे रस, भाव, प्रेरणा और संदेश ग्रहण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। सिरिस के फूल निबंध के आधार पर बताइए कि उपर्युक्त काव्य किसके लिए और क्यों कहा गया है। तो देखो कि ये जो इसमें अवधूत के बारे में कहा गया है, तो यहाँ पे द्विवेदी जी क्या कहते हैं, यह वाक्य महात्मा गांधी के लिए कहा गया है। जिस प्रकार सिरिस के फूल भयंकर लू और गर्मी में भी खिलते रहते हैं, है ना, जरा भी उसमें कमी नहीं आती, आत्मबल से वे विपरीत स्थितियों का सामना करते हैं, उसी प्रकार गांधी जी अनासक्त रहकर, सुख दुख आदि से निश्चिंत रहकर आत्मबल से सदैव संघर्ष करते रहे और अपने लक्ष्य में सफल रहे थे। नेक्स्ट है, सिल्वर वेडिंग कहानी में मानव की किस प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है। तो सिल्वर वेडिंग कहानी मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित ये कहानी सिल्वर वेडिंग में मानव की इस प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है कि वर्तमान परिवेश में लोग आधुनिकता के माया मोह जाल में फंस करके पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करते जा रहे हैं, जिस कारण से हमारे मानवीय मूल्यों का निरंतर पतन होता जा रहा है। मानव की इसी प्रवृत्ति पर करारा व्यंग्य किया गया है कि हम हमारी संस्कृति को भूल करके पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, इससे हमारे जो मानवीय भाव हैं, संस्कार हैं, वो हम भूलते जा रहे हैं। नेक्स्ट है कि लेखक को कैसे विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसा ही मनुष्य होता है। तो देखो, आनंद यादव है ना, मराठी मास्टर सौंदलगेकर स्वयं कविता करते थे। लेखक उनके घर जाता रहता था। वे कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण लेखक को बताया करते थे। कौन? उनके मास्टर सौंदलगेकर। इस कारण ये कवि लोग लेखक को आदमी ही लगने लगे थे कि भाई ये भी हमारे जैसे आदमी होते हैं। इसलिए लेखक को यह विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसा ही एक हाड़ मांस का, क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। और ये आज की हमारी जो क्लास थी, इसमें हमने ये क्वेश्चंस किए हैं पार्ट फर्स्ट के रूप में, और बचे हुए जो क्वेश्चंस है वो हम लेंगे नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें। तो ऐसे प्रत्येक पेपर को हम दो दो भागों में कर रहे हैं। तो मिलेंगे कल इसके सेकंड भाग के साथ में। तो आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।